नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे और अपने अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज जो वो हम चर्चा करने जा रहे हैं अव्ययभाव समास से संबंधित ही है। पहले 2 वीडियो मैं इसके लिए बना चुका हूँ। आज जो है अव्ययभाव समास का जो तीसरी जो बिंदु है, जो कौन कौन से जो अव्यय पद है या उपसर्ग है जिनके साथ आपके अव्ययभाव समास होता है, तो 2 की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। उनमें से पहला है सह। अब सह जो संस्कृत का पद है उसका हिंदी में अर्थ होता है साथ। सह जो अव्यय पद होता है संस्कृत का, उसका हिंदी में अर्थ होता है सह। और इसको आपको ध्यान रखना है, संस्कृत में सह अव्यय के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह अव्यय के योग में हमेशा किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है इसमें हमेशा? तो आपके इसमें हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह अव्यय से बनने वाले जो भी पद होंगे, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो बिल्कुल ही आसान इसका विग्रह होने वाला है कि जो उत्तर पद है उसमें आप क्या करोगे, तृतीय विभक्ति जोड़ दोगे, बाद में सहितम या सह लिख दोगे। ठीक है, लास्ट में इसमें क्या लिखा जाता है? तो लास्ट में इसमें यहाँ तो आप सहितम लिख सकते हो या फिर आप इसमें सह लिख सकते हो। तो अब इसको उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला उदाहरण देखिए, इसमें मैंने लिखा है सचक्रम। तो सचक्रम का जब आप हिंदी विग्रह करने की कोशिश करेंगे सचक्र, तो वो जाएगा चक्र के साथ। तो इसका आप विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? चक्र के साथ। और मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब भी स अव्यय से बनने वाला कोई पद होगा और इसका जब आप विग्रह करने के लिए जाएंगे तो जो बाद वाला पद है, तो बाद वाला पद क्या है? चक्रम। तो चक्रम शब्द आप क्या करोगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करोगे। तो इसका जब विग्रह करोगे आप तो संस्कृत विग्रह हो जाएगा इसका बिल्कुल आसान, हो जाएगा चक्रे सहितम या सह। चक्रे सहितम या सह। और अगर आपका इसको हिंदी में विग्रह करने के लिए कहा जाएगा तो हो जाएगा क्या? चक्र के साथ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द आप सुनते और देखते रहते हैं और इसका प्रयोग हम करते रहते हैं। जैसे जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो आप पद लिखते हैं सविनयम। क्या लिखते हैं? सविनय, या संस्कृत में सविनयम। तो सविनयम का विग्रह क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपके विनयेन, और इसके बाद वाला पद हो जाएगा आपके सहितम, जिसका हिंदी में हो जाएगा विनय के साथ, यानी विनम्रता के साथ। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम बात करते हैं, देखें तो और एक पद है समलम। समलम ये क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मलेन सहितम या सह, जिसका हिंदी में विग्रह हो जाएगा मल के साथ। ठीक है, जैसे घरों में निमंत्रण पत्र वगैरह आता है उसमें आपको लिखा आता है सपरिवार। ठीक है, सपरिवार यानी परिवार के साथ। सादर यानी आदर के साथ। ठीक है, तो ये सारे पद जो है वो सअव्यय से बनने वाले अव्ययभाव समास के अंतर्गत आने वाले होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो है आपके निरुपसर्ग। अब निरुपसर्ग के साथ भी आपके क्या होता है? निरुपसर्ग किस कमी क्या दिखाता है? तो निरुपसर्ग दिखाता है आपके अभाव। अभाव कहते हैं हम कमी को, यानी जब कभी भी किसी शब्द के साथ आप निरुपसर्ग आगे लिखा हुआ पाते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या दिखाएगा? कमी दिखाएगा। और निरुपसर्ग के साथ अव्ययभाव समास होता है और इसका जब आप विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में आप क्या करते हो? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देते हो। और अभाव का हिंदी में होता है आपके कमी। अभाव क्या होता है? अभाव यानी क्या होता है? कमी। तो देखिए इसका भी उदाहरण हम समझ लेते हैं। तो पहला पद लिखा मैंने इसके लिए, वो आपके निर्मक्ष। ठीक है, निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने लिख के बता दिया है कि निर्मक्षिकम जो है इसमें आप उत्तर वाले पद में क्या करोगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करोगे और बाद में क्या लिख दिया जाएगा? अभाव। ठीक है, तो अब एक मक्खी से मक्खियों की कमी नहीं होती है। मक्खियों की कमी जो है वो आपके मक्षिका कहते हैं मक्खी को, और एक मक्खी से मक्खियों की कमी नहीं होती है। मक्खियों की कमी जो है वो बहुत सारी मक्खियों से होती है। तो जो उत्तर पद है षष्ठी विभक्ति में हम करेंगे तो वो हो जाएगा आपके षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो इस तरह से आप इसको लिखोगे मक्षिकाणाम, और इसके बाद पद लिख दिया जाएगा अभाव। ठीक है, जिसका हिंदी में हो जाएगा मक्खियों की कमी। ठीक है, उसका दूसरा उदाहरण देखिए निर्विघ्नम। निर्विघ्नम, निर्विघ्नम का अर्थ होता है विघ्नों रहित या विघ्नों का अभाव। ठीक है, तो इसमें भी एक कोई बाधा नहीं होती हमारे जीवन में। विघ्न कहते हैं बाधा को, बाधाएं बहुत सारी होती है तब होता है निर्विघ्नम। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे क्या? हो जाएगा आपके
विज्ञानाम, जो बाद वाला पद है उसको आप क्या करोगे, षष्ठी विभक्ति में लिख दोगे और उसके बाद लिख दिया जाएगा अभाव, यानी बाधाओं की कमी, बाधाओं की कमी। ठीक है, उसी तरह देखें तो हो जाएगा क्या, निर्मलम। अब निर्मलम का विग्रह जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो अब मल का, ठीक है, तो एक वचन में होना है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके मलस्य अभाव। बिल्कुल आसान है, इनको समझना कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, मल की कमी। ठीक है मित्रों, तो ये था आपके अव्ययभाव समास के 6 प्रमुख जो थे, जो 10वीं के सिलेबस पे बच्चों के अव्ययभाव समास है, उस अव्ययभाव समास में 6 जो मुख्य बिंदु है वो 6 बिंदु मैं आपको बता चुका हूं, जिनमें से पहले वीडियो में हमने अनुपसर्ग से बनने वाले 2, ठीक है, अव्ययभाव समास के उदाहरण कर लिए थे। दूसरे वीडियो में हमने यथा और दूसरा था हमारे उसमें, एक यथा था और दूसरा था उसमें यथा के बाद हमने कौन सा किया था, दूसरा मेरे शायद दिमाग से उतर चुका है, यथा के साथ एक और हमने किया था, वो था प्रत्युपसर्ग। यथा और प्रत्युपसर्ग का हमने दूसरे वीडियो में कर लिया था। आज जो है वो सह और निर, इन दोनों उपसर्गों से किस प्रकार से अव्ययभाव समास होता है और किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है, हिंदी में ये कैसा होता है और संस्कृत में ये कैसा होता है, तो इसकी हमने पूरी की पूरी जानकारी आज प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है वो अगले वाले वीडियो में हुआ है, ठीक है, तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक बार अव्ययभाव समास क्या होता है, तो अव्ययभाव समास ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो, उसे हम अव्ययभाव समास के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अव्यय के अंतर्गत उपसर्ग भी गिने जाते हैं, यानी अव्ययभाव समास जब भी आप उदाहरण के स्वरूप देखेंगे तो इसमें यहाँ तो आपको पहला पद अव्यय मिलेगा, या आपको पहला पद उपसर्ग मिलेगा, या पहला पद प्रधान होता है, वह आपके अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, इसके आगे हम तत्पुरुष समास की चर्चा मित्रों अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जितना हो सके। धन्यवाद।